हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हेलो स्कॉलर। इस सेशन में हम जानेंगे 23 नवंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली सीन इन न्यूज़ लॉस एंड डैमेज फंड इज रिलेटेड टू। हमने हाल ही में न्यूज़ में सुना है लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। सो इट इज़ रिलेटेड टू UNDP, COP27, UNEP और नन ऑफ द अबव। लॉस एंड डैमेज फंड जो है वो किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड टू COP27। COP27 क्या था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, अभी हाल ही में हुआ है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज़, मोर देन 200 कंट्रीज़ इसमें पार्टिसिपेट करती हैं ताकि वो क्लाइमेट चेंज के बारे में कुछ मेजर स्टेप ले सकें। और हर साल, है ना, एवरी ईयर ये कॉन्फ्रेंस होती है। अब ये क्या है फंड जो है, ये किस चीज़ का है? सो बच्चों, लॉस एंड डैमेज फंड है, एक फ़ंड बनाया जाएगा जो कि बनाया जाएगा डेवलप्ड नेशन के द्वारा। डेवलप्ड नेशन के द्वारा बनाया जाएगा। और ये किसको दिया जाएगा? ये दिया जाएगा डेवलपिंग नेशंस को। ये दिया जाएगा डेवलपिंग नेशंस को। अब जब ये डेवलप्ड नेशंस जैसे कि US हो गया, यूरोपियन यूनियन के बहुत सारे, यूरोप के बहुत सारे ऐसे नेशंस हैं जो कि डेवलप्ड नेशंस हैं, वो क्या करेंगे? वो फंड इकट्ठा करेंगे ताकि जो क्लाइमेट चेंज होता है वो किसकी वजह से हो रहा है? डेवलपिंग नेशंस की वजह से हो रहा है और डेवलप्ड नेशंस की वजह से हो रहा है, राइट। सबसे ज़्यादा क्लाइमेट चेंज हुआ डेवलप्ड नेशंस की वजह से, क्योंकि उन्होंने एक्सेस में क्या किया? इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, हार्मफुल गैसेस रिलीज़ करी, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करी और हमारे क्लाइमेट को, हमारे मदर अर्थ को पल्यूट किया, राइट। बट अब डेवलपिंग नेशंस क्या अपना डेवलपमेंट नहीं करेंगी? ऑब्वियसली करेंगी। जब वो डेवलपमेंट कर रही हैं तब वो देख रही हैं कि डेवलप्ड नेशंस के द्वारा ऑलरेडी इतना डैमेज हो चुका है, इतना डैमेज कॉज हो चुका है कि वो जब भी डेवलप करने जा रही हैं अपने आप को, तब उन्हें क्लाइमेट चेंज के जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो देखने को मिलते हैं। अब हार्मफुल इफ़ेक्ट्स कैसे हो गए? जैसे कि हो गया ड्रॉट, फ्लड्स, सुनामीज़। हम देखते हैं फ्लड्स, सुनामीज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, वाटर लेवल राइज, जो वाटर लेवल होता है, सी लेवल होता है, वो भी राइज हो रहा है। इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से जो डेवलपिंग नेशंस हैं और जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, आइलैंड कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब क्या करें? अब वो इतने डेवलपिंग नेशंस हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, और जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं वो तो वैसे ही बहुत स्मॉल होती हैं, बट वो क्या करें, उनको तो फेस करना पड़ रहा है, गलती उनकी नहीं है बट वो फेस कर रही हैं। तो इसीलिए ये प्रॉब्लम जो है वो चलती आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि हम एक फ़ंड बनाएंगे, लॉस एंड डैमेज फंड, जिसमें कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होंगी वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फंड प्रोवाइड करेंगी ताकि वो क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके। जैसे फ्लड्स हो गए, सुनामी हो गई, सी लेवल राइज हो रहा, आइलैंड कंट्रीज़ को जो प्रॉब्लम हो रही है वो टैकल कर लें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लॉस एंड डैमेज फंड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बट अभी तक ये फ़ंड बनाया नहीं गया है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अभी तक ये फ़ंड बनाया नहीं गया है। जब नेक्स्ट मीटिंग होगी ना, COP28, तब ये फ़ंड बनाया जाएगा। अभी तो बस बात हुई है कि ऐसा फ़ंड बनाया जाएगा। नाउ, व्हाट इज़ द रैंकिंग ऑफ इंडिया इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023? जो ये परफॉर्मेंस इंडेक्स है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है? 10th, 6th, 8th और 51st? सो बच्चों, इस इंडेक्स में जो है वो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग है 8th। इंडिया की रैंकिंग है 8th। पहले इंडिया की क्या रैंक थी? इंडिया की रैंक थी पहले 10th, ठीक है, तो 10th रैंक इंडिया की पहले थी, बट अब इंडिया ने क्या किया? 2 रैंक जंप कर ली और 8th रैंक हासिल करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडिया रैंक्स 8th इन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। हु पब्लिशेस क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स? अब इस इंडेक्स को कौन पब्लिश करता है? UNFCCC, जर्मन वॉच, WHO और COP27? बताओ, जल्दी बताओ बच्चों। सो इस इंडेक्स को
जो प्रिपेयर करता है, पब्लिश करता है, वो है जर्मन वॉच। ये एक इंस्टीट्यूट है विच इज़ इन जर्मनी, ये इसको पब्लिश करता है। लेकिन इसको प्रेजेंट कब किया गया है ना, इसको रिलीज़ कब किया जाता है, इसको रिलीज़ किया जाता है जब हमारी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती है, तब इसको रिलीज़ किया जाता है। लेकिन इसको पब्लिश कौन करता है, इसको पब्लिश करता है जर्मन वॉच। यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। अब देखिए इस इंडेक्स की बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊँ, जब भी आपने कोई भी इंडेक्सेस पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि रैंक 1 2 3 4 5 ऐसे पढ़ा होगा। लेकिन इसमें क्या है ना, इसमें 1 2 3 रैंक किसी को दी ही नहीं गई है। यहाँ पर रैंक जो है वो 4th 5th 6th ऐसे स्टार्ट होती है, और 4th नंबर पर है डेनमार्क, देन स्वीडन, देन चिले, देन मोरक्को। ये हैं 4 कंट्रीज़, और फिर उसके बाद नंबर आता है 8th रैंक का, और 8th रैंक है इंडिया की, राइट, इंडिया की रैंक है 8। तो अगर हम टेक्निकली देखें तो G20 कंट्रीज़ जो हैं उनका, उनमें जो G20 कंट्रीज़ हैं उनमें से टॉप 5 कंट्री में आती है इंडिया। क्यों? क्योंकि 4th 5th 6th 7th 8th 9th, राइट। तो ये हो गया आपके टॉप 5 रैंक्स, और टॉप 5 कंट्रीज़ में क्या आ रही है, इंडिया आ रही है, क्योंकि इंडिया की जो रैंक है वो क्या है, 8th, राइट। समझ में आया? इसमें कंफ्यूज नहीं हो ना बिल्कुल भी, बहुत सारा टेक्निकल है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो कि फर्स्ट सेकंड रैंक जो है वो फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक किसी को नहीं दी जाती है, 4th रैंक से स्टार्ट होता है, 8th रैंक है इंडिया की। इंडिया जो है वो टॉप 5 कंट्रीज़ में है अमंग द बेस्ट G20 कंट्रीज़, जो कि क्लाइमेट चेंज के टूवर्ड्स आप कैसे मेजर्स ले रहे हो कि कम आप CO2 एमिट करो, आप ग्रीन हाउस गैसेस कम रिलीज़ करो, आप ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज की तरफ मूव करो ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम ना आए, आप कंट्रीब्यूट ना करो डैमेज में, आप कंट्रीब्यूट करो टू हील आवर मदर अर्थ। इस रिपोर्ट के हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इंडिया ने जो अपना टारगेट बनाया था कि हम 2030 तक -2 डिग्री सेल्सियस हासिल कर लेंगे, वो ऐसा लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है रिसेंटली होडी हैव बीन अप्लाइड फॉर GI टैग, इट इज़ अ ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ गुजरात, दमन एंड दीव, वेस्ट बंगाल और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये जो क्राफ्ट है होडी क्राफ्ट, इसको अप्लाई किया है कि GI टैग इसको मिल जाए। तो ये किसका है, गुजरात का है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का है, वेस्ट बंगाल का है, या फिर दमन एंड दीव का है। जैसा आप देख रहे हो ये बोट ही है, ठीक है। जो ये बोट होती है ना, बोट में जो ऐसे करके कुछ होता है एलिवेटेड सा, इसको हम बोलते हैं होडी। ये पूरी जो बोट है इसको बोलेंगे होडी, ठीक है। तो उसको जो है वो उसके लिए अप्लाई किया गया GI टैग के लिए। इससे पहले GI टैग किसको मिला, इससे पहले GI टैग मिला मिथिला मखाना। मखाना खाते होगे ना, टेस्टी लगता है, घी में फ्राई करके खाना कभी। सो इट इज़ द ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। निकोबार का ये ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, और बेसिकली लोग क्या करते हैं, रेस भी करते हैं इस पे, बोट रेस भी बहुत सारी है, जैसे आप ये देख सकते हो ना, ये यहाँ पे बोट रेसेस भी होती हैं। ये निकोबार ट्राइब का एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डेवलपमेंट एंड डिसआर्ममेंट 2021, ध्यान रखना 2021, आर रामानुजम प्रथम विच इज़ NGO, डेविड एंथनबोर एंड मनमोहन सिंह। 4 ऑप्शन है आपके पास, बताइए किसको मिला है ये दिया गया है प्रथम NGO को। प्रथम NGO क्या है, एक NGO है, जैसे नाम से पता चल रहा है, प्रथम एक NGO है जो कि नॉन प्रॉफिट लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मेंटेन करता है इंडिया में, यानी कि कोशिश करता है जो बच्चों के बीच में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। रामानुजन ने ये पीस प्राइज़ जो है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ जीता था 2020 के लिए, डेविड ने 2019 के लिए, और मनमोहन सिंह जी के लिए, जो मनमोहन सिंह ने जीता था 2017 के लिए, इनको दिया गया था। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फॉर फुटबॉल लवर्स, अगर उनको ये आंसर पता होगा तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, पता होना चाहिए। फीफा 2022 हैज़ बीन हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, फीफा कौन से कंट्री में कंडक्ट करवाया जाएगा, कतार, UAE, बहरीन एंड स्पेन।
सो बच्चों ये कंडक्ट करवाया जाएगा कतार में, ठीक है। कहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा? कतार में। कतार में फीफा वर्ल्ड कप होंगे, राइट। फीफा वर्ल्ड कप 2022। मेंस नेशनल टीम ऑफ फीफा मेंबर एसोसिएशन, ये जो टूर्नामेंट है फुटबॉल का, जो टूर्नामेंट होगा ये मेंस कैटेगरी में होगा, नॉट फीमेल कैटेगरी में, राइट। आपको ध्यान रखना है। और 22 फीफा वर्ल्ड कप कब से कब तक? फ्रॉम 20 नवंबर टू 18 दिसंबर, लगभग 1 महीने तक ये फीफा वर्ल्ड कप चलेगा। कहाँ पर? हमारे प्यारे कतार में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द थीम फॉर इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इज ऑपरेशनलाइजिंग द इंडो पैसिफिक रीजन्स इनिशिएटिव, ठीक है। ये है थीम, वेरी मच इम्पॉर्टेंट। द डायलॉग 2022 इज टू बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। अब थीम तो मैंने आपको बता दी, बट ये डायलॉग कहाँ पर होगा? ये जो मीटिंग होगी, बातचीत होगी, वो कहाँ पर होगी? जकार्ता में होगी, बैंकॉक में होगी, न्यू दिल्ली में होगी, शर्मल शेख में होगी। बताओ कहाँ पर होगी? ये होगी न्यू दिल्ली में, हमारे प्यारे न्यू दिल्ली में, कैपिटल राजधानी में। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। ये क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि टॉप लेवल की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, जहाँ पर इंडियन नेवी भी पार्टिसिपेट करती है। इट इज़ लेड बाय नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन। एंड इसमें क्या होता है कि हम अपना जो नेवी, मतलब हमारी जो नेवल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, हम वो सब भी आपस में शेयर करते हैं। और जो भी इंडो पैसिफिक रीजन में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो भी चैलेंजेस होते हैं, उन सब को हम टैकल कैसे करें, इसके ऊपर बात होती है। तो 23, 24, 25 नवंबर 2022 में ये डायलॉग जो है वो दिल्ली में होगा, ये बातचीत जो है वो दिल्ली में होगी। नाउ हैप्पी चिल्ड्रंस डे। चिल्ड्रंस डे कब आता है बेटा? वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 20 नवंबर, 21 नवंबर, 14 नवंबर और 22 नवंबर। बताइए ज़रा, वर्ल्ड चिल्ड्रन डे, नॉट इंडिया वाला, वर्ल्ड वाला, जो कि पूरे विश्व भर में सेलिब्रेट किया जाता हो। इसको सेलिब्रेट किया जाता है 20 नवंबर को। कब सेलिब्रेट किया जाता है इसको सेलिब्रेट किया जाता है 20 नवंबर को। सबसे पहली बार इसको सेलिब्रेट किया गया था 1954 में एज यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे। फिर उसके बाद हर साल इसको 20 नवंबर में सेलिब्रेट किया जाता है। अब इसको सेलिब्रेट करने का पर्पस क्या है? इसको सेलिब्रेट करने का पर्पस है कि हम इन्हांस कर सकें, हम प्रमोट करें इंटरनेशनल टुगेदरनेस को, और जो बच्चों के प्रति जागरूकता पैदा करें। बहुत सारे, मतलब लाइक फॉर इन एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में हम बच्चों के टुवर्ड्स जागरूकता लोगों के अंदर बढ़ाएं। अब किस तरीके की अवेयरनेस की बात कर रहे हैं हम? एजुकेशन। बच्चों को सबसे पहला अधिकार जो है वो पढ़ाई लिखाई का होना चाहिए। प्रॉपर फूड, सैनिटेशन फैसिलिटी। तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो कि एजुकेशन हो गया, फूड हो गया, सैनिटेशन हो गया, शेल्टर हो गया, प्रॉपर केयर हो गई, न्यूट्रिशन हो गया, ये सारी जो चीज़ें होती हैं बेसिकली बच्चों के लिए होती है ना, बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि बचपन में उनकी ग्रोइंग एज होती है। तो अगर उस टाइम पे उनको अच्छा खाना मिलेगा, अच्छी पढ़ाई मिलेगी, सैनिटेशन मिलेगा, तो फिर क्या होगा, उनकी जो डेवलपमेंट होगी वो बेटर होगी, ठीक है। माल न्यूट्रिशन नहीं होंगे, हंच्ड बैक नहीं होगी, प्रॉपर पर्सनालिटी होगी, आईक्यू लेवल अच्छा होगा अगर अच्छा खाएंगे पिएंगे तो, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज। गरुड़ा शक्ति इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया यूएसए, इंडिया नेपाल, इंडिया इंडोनेशिया और इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। किसके बीच में ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है? जल्दी बताइए बच्चों। ये कंडक्ट होती है इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है। इंडिया एंड इंडोनेशिया के बीच में इस एक्सरसाइज को हम प्रैक्टिस करते हैं। इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने का क्या पर्पस है बच्चों? इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करने का पर्पस है ताकि हम अपने स्किल्स शेयर करें, हम अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करें, हम अपने वेपन्स शेयर करें, इक्विपमेंट्स शेयर करें, न्यू टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स शेयर करें। और इस एक्सरसाइज में जो
जो कमांडोज होंगे वो क्या करेंगे, आपस में अलग अलग जंगलों में जाएंगे, जो टेररिस्ट कैंप्स होते हैं वहाँ पर स्ट्राइक्स करेंगे, एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस करी जाएगी। अब एक्सरसाइज क्या होता है, नेवल एक्सरसाइज होती है, आर्मी एक्सरसाइज होती है, ठीक है, एयरफोर्स एक्सरसाइज होती है। इसमें क्या होता है, इसमें अलग अलग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिस भी कंट्रीज़ के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है। इससे क्या इंक्रीज़ होता है, पर्पस तो मैंने आपको बता दिया कि हम क्या करते हैं, बट इससे क्या इंक्रीज़ होता है, अंडरस्टैंडिंग इंक्रीज़ होती है कंट्रीज़ के बीच में, कोऑपरेशन इंक्रीज़ होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, और इंटर ऑपरेटिबिलिटी भी इंक्रीज़ होती है दो फोर्सेस के बीच में। ये स्टार्ट हो जाएगा 21 नवंबर से, ये स्टार्ट हो चुकी है एंड स्टिल इट इज़ गोइंग ऑन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ काशी तमिल संगम। इसमें आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, ठीक है। सो इट इज़ बीइंग हेल्ड इन काशी, इट प्रमोट्स द आइडिया ऑफ एक भारत श्रेष्ठ भारत, इट इज़ अ सोशल कल्चरल इवेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडिया एंड बिटवीन द नॉर्थ इंडिया एंड द साउथ इंडिया। ये पिक्चर के पीछे वो हाइड हो गया, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इट इज़ अ सोशल कल्चरल इवेंट टू ब्रिज द गैप बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया, एंड इट इज़ अ पॉलिटिकल इवेंट। बताओ, जल्दी बताओ क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, ठीक है। क्या करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हम यहाँ पे इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सो आवर ऑप्शन इज फोर्थ वन इज इनकरेक्ट। वाई? बिकॉज इट इज़ नॉट अ पॉलिटिकल इवेंट, ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है। काशी से स्टार्ट होगा, काशी क्या है, इट इज़ द कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, काशी से स्टार्ट होगा। ये प्रमोट करता है एक भारत श्रेष्ठ भारत, और एक सोशो कल्चरल इवेंट है ताकि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो कोऑपरेशन है वो इंक्रीज़ करा जा सके, और ये बताया जा सके कि दो जो डिफरेंट रीजन्स हैं वो इंडिया का पार्ट है, और हमें एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट करना चाहिए, एक दूसरे के कल्चर को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो ये जो यात्रा है ये कब से स्टार्ट हुई, ये स्टार्ट हुई है वाराणसी से, ठीक है। काशी तमिल संगम जो है वो वाराणसी से स्टार्ट होगा। बहुत सारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और इसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से जो लिंक है ना तमिलनाडु और काशी के बीच में, उसको हम सेलिब्रेट करेंगे, रीडिस्कवर करेंगे, और लोगों तक उसकी जो नॉलेज है वो पहुंचाएंगे। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। उन्होंने एक बुक जो है वो रिलीज़ करी है, वो भी 13 लैंग्वेजेस में ही ट्रांसलेटेड है। क्या है ये? 13 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड है। इसका नाम है तिरुकुरल। तिरुकुरल इज़ दी बुक। बहुत इंपॉर्टेंट बुक हो गई है। क्यों? क्योंकि भाई न्यूज़ में आ गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने काशी तमिल संगम को इन्होंने इनॉग्रेट किया है। क्यों किया है? ताकि जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में जो गैप है, कल्चरल गैप है, वो थोड़ा सा कम हो, लोगों को ये भी पता चले कि नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया अलग नहीं है, वो क्या है, सेम रीजन है। ताकि जो गैप होता है ना कि अरे ये तो नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता है, अरे ये तो साउथ इंडिया से बिलोंग करता है, वो नहीं, वी बोथ आर द पार्ट ऑफ द सेम कंट्री। सो वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स रिलीजन, वी मस्ट रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर। हमें ये बात पता होनी चाहिए कि हम जो हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड है। आज से ही नहीं, हम बहुत सारे सालों से लिंक्ड है, राइट? So that's all for this video. I hope you guys like the video. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. Thank you everyone.